हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए डियर पेरेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम सभी लोग यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2013 का सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज उसके नेक्स्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप कोई भी एग्ज़ाम्स देने जा रहे हो, उस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना कितना ज़रूरी होता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से क्या होता है कि आप ये एनालाइज कर पाते हैं कि आपके एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस लेवल से आएंगे, और इसके साथ साथ आप ये भी एनालाइज कर पाते हैं कि आपने जो पढ़ रखा है, जो सारी चीज़ें आपने तैयार कर रखी हैं, उन अपने कॉन्सेप्ट को आप क्वेश्चंस पर कितना अप्लाई कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। तो कभी भी आप कोई भी एग्ज़ाम दें, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करें। यहाँ पर हम आपके लिए यूपीपीएससी स्टाफ नर्स और इसके साथ साथ बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके अपनी प्रिपरेशन को और अपने लेवल को बूस्ट कर सकें। क्लियर। चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग अलग पीडीएफ पर पढ़ने वाले हैं, है ना, अलग दूसरी स्लाइड पर पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आपको सारी चीज़ें अच्छे से विजिबल ना हो। तो जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास में करते हैं वैसे ही इस क्लास में भी करने वाले हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जिसके क्वेश्चन हमने अलग से टाइप किया है और इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ये आपके टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बहुत पहले जब आपका एग्ज़ाम होता था, है ना, ये आपका 2013 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो पहले आपके 100 क्वेश्चंस ही आते थे। और आप सभी को पता है अभी आपके कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, 170। तो इसके अलावा जो आपका जीएस है, करंट अफेयर है, और आपका जो सब्जेक्ट से है, आपका लैंग्वेज से है ना, इन सारे पोर्शन को आपको अच्छे से तैयार करना है। यहाँ पर हम आपके मेन सब्जेक्ट की बात करेंगे, मेन सब्जेक्ट के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो प्रीवियस क्लास में 50 क्वेश्चंस कर लिए थे, आज हम इसके नेक्स्ट का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51। सभी लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये टेस्ट, ये प्रैक्टिस आपके लिए है, इसलिए आप वीडियो पॉज करके या फिर टाइम लेकर आप आंसर करने की ज़रूर कोशिश करें। देखिए 51 क्वेश्चन क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिसेस a nurse has to consider as an indicator of good nutrition। इनमें से आप किसको गुड न्यूट्रिशन इंडिकेटर के रूप में बताएंगे। एल्ब्यूमिन लेवल 2.5 ग्राम पर डीएल, या फिर प्री एल्ब्यूमिन लेवल 18 मिलीग्राम पर डीएल, या फिर ट्रांसफेरिन लेवल 244 मिलीग्राम पर डीएल, या फिर टोटल लिम्फोसाइट्स 1900 पर माइक्रोलीटर। बताइए, जो गुड न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, गुड न्यूट्रिएंट्स हमारी हेल्थ रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं जो गुड न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारी बॉडी के डेवलपमेंट और ग्रोथ को डायरेक्टली अफेक्टेड करते हैं। गुड न्यूट्रिशन का तात्पर्य होता है, या गुड न्यूट्रिशन मीन्स जो हमारी बॉडी में आवश्यक तत्व होते हैं, है ना, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी प्रॉपर सप्लाई करना। अगर हम सीरम प्रोटीन की बात करें
ठीक है। यहाँ पर अगर हम सीरम प्रोटीन की बात करें तो सीरम प्रोटीन में आपका एल्ब्यूमिन और प्री एल्ब्यूमिन, ठीक है, इनका परसेंटेज कितना होना चाहिए। ये हमारी बॉडी में एल्ब्यूमिन 2.5 ग्राम पर डीएल होना चाहिए और प्री एल्ब्यूमिन भी अप्रॉक्सीमेटली 2.5 ग्राम पर डीएल होनी चाहिए, ठीक है। ये गुड न्यूट्रिशन के इंडिकेटर्स हैं। अगर इनका लेवल हमारी बॉडी में ठीक ठाक है तो हम कह सकते हैं कि ये पर्सन हेल्दी है, इसको प्रॉपरली जो है न्यूट्रिएंट्स, जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी सप्लाई हो पा रही है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप आसानी से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एल्ब्यूमिन लेवल 2.5 ग्राम पर डीएल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिफोर इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन सम फैक्ट्स अबाउट ट्रेकिया अ नर्स हैज़ टू अंडरस्टैंड एंड ऑल द फॉलोइंग आर ट्रेकिया एक्सेप्ट ट्रू रिगार्डिंग। तो आपको इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन से पहले एयर वे या फिर कह सकते हैं ट्रेकिया के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पर आपको ट्रेकिया के बारे में क्या ट्रू नहीं दिया गया है ना, एक्सेप्ट पूछना है, एक्सेप्ट पूछ रहा है। देखिए, इट्स अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट बाइफर्केट्स इनटू 2 मेजर ब्रोंकाई, इट स्टार्ट एट द लेवल ऑफ 7th सर्विकल वर्टिब्री, या फिर इट एंड्स एट द लेवल ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ लुइस। बताइए यहाँ पर विंड पाइप या ट्रेकियल ट्यूब के बारे में इनकरेक्ट क्या है। अगर हम यहाँ पर इसकी लेंथ की बात करें तो ट्रेकियल ट्यूब हमारी लगभग 11 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है, 11 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और ये 7th सर्विकल वर्टिब्री पर 2 ब्रोंकियोल में डिवाइड हो जाती है, जिन्हें हम प्राइमरी ब्रोंकियोल कहने लगते हैं। एक प्राइमरी ब्रोंकियोल हमारे लेफ्ट लंग में जाता है और दूसरा प्राइमरी ब्रोंकियोल हमारे राइट लंग को जाता है। क्लियर। अब बताइए आप यहाँ पर इनकरेक्ट क्या है, और जो ये ट्रेकियल पाइप है ये कहाँ पर इंड हो जाती है, तो ये एक्सटर्नल एंगल ऑफ लुइस है ना, लुइस के एक्सटर्नल एंगल पर आकर इंड होती है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शंस करेक्ट हैं। ये बाइफर्केट्स होती है ना, इनटू 2 मेजर ब्रोंकाई है ना, और कहाँ पर एट द 7th सर्विकल वर्टिब्री, एंड इट एंड्स एट द लेवल ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ लुइस। लेकिन ये 30 सेंटीमीटर लॉन्ग नहीं होती है। सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन असेसिंग अ पेशेंट विथ अपेंडिसाइट्स हाउ अ नर्स मस्ट इनिशिएट टू गेट इंफॉर्मेशन। आपके पास अपेंडिसाइट्स वाला पेशेंट है तो आप उसकी इंफॉर्मेशन लेना कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट टाइम आप उससे क्या पूछेंगी, टेल मी हाउ यू आर फीलिंग, टेल मी वेयर इज़ द पेन, टेल मी रिलीफ आ पेन विथ, या फिर टेल मी वेदर कफ एग्रीवेट्स पेन। बताइए यहाँ पर करेक्ट क्या होगा। अगर हम बात करें अपेंडिसाइटिस की तो ये हमारी अपेंडिक्स का इन्फ्लेमेशन होता है, ये कई तरीके के इन्फेक्शंस के कारण हो जाता है और ये मोस्टली चाइल्ड्स एंड यंग एडल्ट में देखने को मिलता है ना, उसमें ये मोस्ट कॉमन होता है। जो अपेंडिक्स है, अगर इसकी लोकेशन की हम बात करें तो अपेंडिक्स हमारी कहाँ होती है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो सीकम है ना, यहीं सीकम के पास से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला रहता है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं।
और अपेंडिक्स जो है एक वेस्टिब्यूल ऑर्गन्स भी है ना, वेस्टिब्यूल ऑर्गन के अंतर्गत आता है। इसका कोई मेन फंक्शन नहीं होता है हमारी बॉडी में। तो यहाँ पर कई तरीके के बैक्टीरिया वगैरह का यहाँ पर जो है इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस रहते हैं, जिससे कि यहाँ पर इन्फ्लामेशन होने लगता है ना, तो इसी को हम एपेंडिसाइटिस कह देते हैं। क्लियर। तो अगर किसी पेशेंट को एपेंडिसाइटिस है तो आप उससे क्या पूछेंगी? अगर इसकी अपेंडिक्स की लेंथ की बात करें तो ये 5 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। क्लियर। अब बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सबसे पहले पेशेंट से पूछेंगे टेल मी हाउ यू आर फीलिंग। ठीक है, अभी आप जो आपको प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप कैसा फील कर पा रहे हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसी प्रॉब्लम फील हो रही है, ये पूछेंगी। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यू आर अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। विच गाइडलाइन अ नर्स हैज़ टू फॉलो व्हेन केयरिंग फॉर प्रेशर सोर। आप किसी प्रेशर सोर वाले पेशेंट की केयर कर रही हैं तो आप इनमें से किस गाइडलाइन को फॉलो करेंगी? वाउंड मस्ट रिमेन मॉइस्ट, टाइट पैकिंग ऑफ द वाउंड, ड्रेसिंग टू ड्राई बिफोर रिमूवल, या फिर प्लास्टिक सीट टाइप ऑफ ड्रेसिंग फॉर कवर। बताइए। तो प्रेशर सोर को रिमूव करने से पहले आप उसे ड्राई करेंगे, है ना, ड्रेसिंग टू ड्राई बिफोर रिमूवल। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ द लिम्ब अ नर्स शुड मेंटेन इन अ पेशेंट हु हैड अंडरगॉन राइट हिप प्रोस्थेसिस सर्जरी। है ना, अगर किसी पेशेंट ने राइट हिप प्रोस्थेसिस सर्जरी के बाद लिम्ब को किस पोजीशन पर रखेगा, है ना, आप उसको किस पोजीशन पर रखने के लिए एडवाइस करेंगी? बताइए। एडक्शन, एबडक्शन, फ्लेक्शन या फिर न्यूट्रल। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रल पोजीशन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। When a post-operative patient develops evisceration, what a nurse should do? जब ऑपरेशन के बाद, है ना, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, जब ऑपरेशन के बाद किसी पेशेंट में इविसरेशन हो जाए, इविसरेशन हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? तो आप क्या करेंगे उस पेशेंट से? प्रोवाइड मोरल सपोर्ट, पेशेंट को मोरल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी, या फिर आस्क पेशेंट टू ड्रिंक मोर वाटर, या फिर पुश द प्रोट्रूडिंग ऑर्गन्स इनसाइड, या फिर कवर द प्रोट्रूडिंग ऑर्गन्स। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर हम बात करें इविसरेशन की तो ये एक सर्जिकल इमरजेंसी कंडीशन है और इसमें पेशेंट को तुरंत ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, है ना। और इविसरेशन क्यों हो जाता है? इसके कई सारे रीजंस होते हैं। जैसे ऑपरेशन के बाद आपने सुइचरिंग की, ठीक है, तो जो मसल्स थे, जो टिश्यू थी, जो मसल फाइबर्स थे, है ना, फेसिया के द्वारा जो प्रेशर लगा उसकी वजह से अगर सुइचर्स फट जाते हैं, है ना, जो सुइचर्स हैं ये अगर फट जाते हैं, इनकी टीयरिंग हो जाती है, तो इसकी वजह से भी इविसरेशंस हो जाता है ना। जो बाहर की तरफ आप कह सकते हैं ये जो ऑर्गन्स वगैरह होते हैं बाहर की तरफ निकल आते हैं, है ना। जो प्रोट्रूडिंग ऑर्गन्स होते हैं वो बाहर की तरफ निकलने लगते हैं। और क्या हो सकता है? नॉट फेलियर हो जाता है ना। नॉट फेलियर के कारण भी ऐसे चांसेस हैं इविसरेशन होने के।
स्विचर फेल हो जाए, है ना, जो आपने टांके लगाए हैं वही फेल हो गए या किसी वजह से कट गए, तो भी ये सारी समस्याएं हो सकती हैं पेशेंट को। तो अगर ऐसा हो गया तो सबसे तुरंत आप क्या करेंगी, जो प्रोट्रूडिंग ऑर्गन्स हैं, है ना, जो बाहर की तरफ ऑर्गन्स निकल आए हैं ड्यू टू रप्चर ऑफ या ड्यू टू ब्रेक ऑफ स्विचर्स, तो आप उन ऑर्गन्स को तुरंत कवर करेंगी, है ना, ताकि कोई भी वहाँ पे माइक्रोब्स ऑर्गेनिज्म वगैरह उसका इन्फेक्शन ना होने पाए। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट देखेंगे, a nurse is caring for an old lady with osteoarthritis and all the following facts are true regarding osteoarthritis except। हमने प्रीवियस क्लास में कई सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं। अगर आपने उन क्वेश्चन पेपर्स को नहीं सॉल्व किया तो डेफिनेटली आप प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। बस थोड़ा सा टाइम निकालें और आप चाहें तो 2x पर लगा लीजिए, बट आप सभी क्लासेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करें। और ये सारे क्वेश्चंस हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, आप उस प्लेलिस्ट से जाकर सारी की सारी वीडियोस के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। प्लीज़ हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप यहाँ पर ये देख पाएंगे कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको फ्रिक्वेंटली पूछा गया है, हर एक प्रीवियस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइडिस, ठीक है, रूमेटिड अर्थराइटिस और गाउटी अर्थराइटिस, ये ऐसे कॉमन टॉपिक हैं जिनमें घुमा फिरा के कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने पहले भी क्लास में बात किया था ऑस्टियोआर्थराइटिस की, जिसमें क्या होता है, जो बोन के जॉइंट्स हैं, है ना, ये बोन के जॉइंट्स हैं और यहाँ पर कुछ कार्टिलेजिनस लिगामेंट्स हैं और इन कार्टिलेजिनस लिगामेंट्स को साइनोवियल मेम्ब्रेन सराउंड किए रहती है और यहीं पर साइनोवियल फ्लूइड होता है ना, यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड होता है। तो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर जो कार्टिलेजिनस ये लिगामेंट्स हैं ये डिजनरेट्स होने लगते हैं। जो ये कार्टिलेजिनस टेंडान होते हैं, ठीक है, टेंडन, ये क्या है, टेंडन, जो ये टेंडन है ये डिजनरेट होने लगते हैं। इससे जो ये बोन्स हैं, जो बोन्स हैं ये यहाँ पर ये बोन्स एक दूसरे में फ्रैक्शन करने लगते हैं, रबिश करने लगते हैं, जिससे यहाँ पर बोनी स्पर्स निकल आते हैं, ठीक है। और इनके रबिश होने से, इनके घर्षण होने से यहाँ पर जो लिगामेंट्स हैं और जो ये यहाँ पर जो कैप्सूल्स टिश्यूज़ जो है ये, इसमें काफ़ी रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, जिससे कि इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, यहाँ पर काफ़ी पेन भी होता है पेशेंट को। तो इसी को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में इनकरेक्ट बताना है, ठीक है, एक्सेप्ट पूछा गया है। क्रिपिटस या फिर टॉफी या फिर सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स या फिर पेन ऑन मूविंग द जॉइंट। तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो जैसे आप चलेंगे वैसे आपके बोन्स के जो जॉइंट्स हैं यहाँ पर काफ़ी पेन होता है, तो ये भी बात सही है। सब क्यूटेनियस न्यूड्यूल्स निकल आते हैं, है ना, ये भी आपकी बात सही है। और सिरेपिटस भी होता है यहाँ पर है। लेकिन अगर हम बात करें टॉफ़ी की, तो टॉफ़ी जो है ये आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस से रिलेटेड नहीं है। तो जो टॉफ़ी है ये इल्डर वुमेन्स में देखने को मिलता है, ठीक है। इल्डर वुमेन्स में क्या होता है, टॉफ़ी कैन बी एसोसिएटेड इन particular in elderly women affected by deposition of यूरेटिक सब्सटेंस। ये यूरेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, ये स्टोन लाइक मोनोसोडियम यूरेट होते हैं, मोनोसोडियम यूरेट, है ना। तो यहाँ पर बोन्स के बीच में जो बोन के जॉइंट्स हैं, साइनोवियल जो टिश्यूज़ हैं या जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, वहाँ पर स्टोन लाइक मोनोसोडियम यूरेट्स के क्रिस्टल का डिपोजिशन हो जाता है,
ठीक है, जिससे हम डाईयूरेटिक गाउट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? डाईयूरेटिक गाउट। तो ये आपका गाउटी अर्थराइटिस से रिलेटेड है। क्लियर? आई होप यू आर अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, टॉफी, जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, हाउ अ नर्स विल टीच ब्रीथिंग एक्सरसाइज फॉर अ पेशेंट विथ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अगर कोई पेशेंट को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है तो ऐसे पेशेंट को आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज को कैसे सिखाएंगी, है ना? ब्रीथिंग एक्सरसाइज को आप कैसे सिखाएंगी? यूज चेस्ट ब्रीथिंग, यूज डायाफ्रैगमेटिक ब्रीथिंग, या फिर यूज ओपन माउथ ब्रीथिंग, या फिर यूज डीप इनहेलेशन ब्रीथिंग। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यूज डायाफ्रैगमेटिक ब्रीथिंग। डायाफ्रैगमेटिक ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने को आप बताएंगी। क्लियर? इसकी काफ़ी लंबी प्रोसेस है जिसमें एक हाथ चेस्ट पर, रिब्स पर, ऐसे इस तरीके से इसे करवाया जाता है। तो ये फिर पेशेंट को सिखाना रहता है। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, अ नर्स केयरिंग फॉर अ हेड इंजरी कोमेटोस पेशेंट which intervention he या she should implement to prevent increased intracranial pressure। तो नॉर्मली क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आप बढ़े हुए इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए आप इनमें से क्या करेंगी, है ना? जो आपका बढ़ा हुआ इंट्राक्रेनियल प्रेशर है तो उसको कम करने के लिए आप क्या करेंगी? मेंटेन विल इट रूम, मेंटेन राउंड द क्लॉक सक्सीनिंग, या फिर चेंज द पोजीशन राउंड द क्लॉक, या फिर एलिवेट द हेड एंड ऑफ द पेशेंट। सो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, एलिवेट द हेड एंड ऑफ द पेशेंट। क्लियर? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 क्या है? व्हाट रिकमेंडेशन अ नर्स शुड गिव टू 55-year-old पेशेंट विथ ब्लड प्रेशर ऑफ 150/90 mmHg। तो अगर कोई पेशेंट है ना 55-year-old, जिसकी ब्लड प्रेशर कितना है 150/90 mmHg, है ना? उसका ब्लड प्रेशर कितना है 150/90 mmHg। तो आप उसे क्या रिकमेंड करेंगी? इट इज़ नॉर्मल ब्लड प्रेशर फॉर योर एज, रीचेक योर BP 2 weeks लेटर, या फिर रीचेक योर ब्लड प्रेशर आफ्टर 6 months, या फिर रीचेक योर ब्लड प्रेशर आफ्टर 1 year। देखिए ये क्वेश्चन एकदम कॉमन सेंस वाला है। जिसने कॉमन सेंस लगाया यहाँ पे वो डेफिनेटली बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएगा। बताइए, तो 55-year-old पर्सन है ना, जैसे कोई तरीके की यहाँ पर आपको एबनॉर्मलिटीज़ या ब्रीथिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं बताई गई है, तो उसकी एज के हिसाब से 150/90 mmHg ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल कंडीशन है ना? तो आप उस पेशेंट को क्या बताएंगी? इट इज़ नॉर्मल ब्लड प्रेशर फॉर योर्स, है ना? आपकी एज के अकॉर्डिंग आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। क्लियर? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। द नर्स इज caring for several mother baby couplets in planning the care for each of the couples. Which mother would the nurse
एक्सेप्ट टू हैव द मोस्ट सीवियर आफ्टर बर्थ पेन्स, है ना। जो आप क्या कर रही हैं, देखिए मदर बेबी कपल्स, है ना, यानी कि आपके पास कई सारी प्रेग्नेंट लेडी हैं जिनकी आप केयर कर रही हैं, तो उनको आपने कई अलग अलग ग्रुप या समूह में डिवाइड कर रखा है ना। तो आपको बताना है कि इनमें से कितनी मदर्स को, है ना, आफ्टर बर्थ सीवियर पेन होगा, बताओ कौन से ग्रुप वाली मदर्स को आफ्टर बर्थ उनको सीवियर पेन होगा। G4 P1 पेशेंट हु इज़ ब्रेस्ट फीडिंग हर इन्फेंट, G3 P3 पेशेंट हु इज़ ब्रेस्ट फीडिंग हर इन्फेंट, या फिर G2 P2 सिजेरियन पेशेंट हु इज़ बॉटल फीडिंग हर इन्फेंट, या फिर G3 P3 ग्रुप की जो पेशेंट हु इज़ बॉटल फीडिंग हर इन्फेंट। तो चाइल्ड बर्थ के बाद, है ना, आफ्टर बर्थ के बाद जब मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगी अपने इन्फेंट को, तो उन्हें काफ़ी सीवियर पेन होने के कई सारे चांसेस हैं, क्योंकि जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है ना, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो रिलीज होगा वो भी क्या करेगा, मसल की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेगा, है ना, और यूट्रस की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिससे काफ़ी उनको पेन फील होगा, है ना, आफ्टर चाइल्ड बर्थ। फिर यूट्रस की रिकवरी होगी, उसके लिए जो हार्मोन्स वगैरह रिलीज होंगे। तो ऐसी ग्रुप की मदर्स G4 एंड P1 जो पेशेंट अपने इन्फेंट को ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगी, उनको सीवियर पेन होने के चांसेस हैं। क्लियर। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Assuming the menstrual cycle length as 32 days and LMP as June 10th, which of the following is most likely due to date? सपोज करिए कोई पेशेंट है ना, प्रेग्नेंट लेडी जिसका कोई भी जो लेडी है उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ कितना है, 32 डेज है ना, और उसका LMP कितना हुआ, जून, LMP की बात करें तो 10 जून है ना, जून 10th। तो आप यहाँ से ED निकाल सकती हैं, है ना, एक्सपेक्टेड डिलीवरी ऑफ डेट। चलिए आप कैलकुलेट करके बताएं, यहाँ पर आप एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट कितनी होगी, मार्च 12, मार्च 17, मार्च 21 या फिर मार्च 27। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज मार्च 21। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। 30-year-old female complained of wetting her dress while cuffing. Which one of the following conditions a nurse should be suspected? कोई भी आपके पास 30 years old वुमेन है ना, जिसको अगर कफिंग आती है ना, जब वो खांसती है तो उसकी ड्रेस वेटिंग हो जाती है, यानी कि यूरिन पास आउट हो जाती है। तो आप बताएंगे उसे इनमें से कौन सी प्रॉब्लम है, सिस्टोसील, रेक्टोसील, इंटेरोसील या फिर यूरेथ्रोसील। आप आंसर करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं। आपने देखा, अगर आपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा, जितने हमने सॉल्व करवाए हैं, तो आपने देखा होगा कि कई सारे क्वेश्चंस आपको रिपीट मिले हैं, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। अगर आपको याद रहता है कि आपने ये क्वेश्चन किस ईयर्स या किस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पढ़े थे, है ना, तो आपको इसके लिए थोड़ा सा अपनी मेमोरी को काफ़ी तेज़ रखना है, तभी आप इस चीज़ को एनालाइज कर पाएंगे कि हाँ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सिस्टोसील, है ना। अगर उसे सिस्टोसील की प्रॉब्लम है
तो सिस्टोसील में क्या होता है कि जो है अगर आप खांसेंगे या फिर तेज़ स्नीजिंग करेंगे तो उस दौरान कफिंग और स्नीजिंग के दौरान जो फोर्स लगता है उस फोर्स के साथ यूरिन पास आउट हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम सिस्टोसील, इस प्रॉब्लम को हम सिस्टोसील कहते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्क्राइब्ड टाइप ऑफ फीमेल बोनी पेल्विस। तो यहाँ बताएंगे कि फीमेल बोनी पेल्विस का इनमें से कौन सा शेप नहीं होता है ना। आपने देखा होगा राउंड शेप्ड, ओवल शेप्ड और कई तरीके के जो है जो फीमेल का प्यूबिस है इसके शेप होते हैं, है ना। तो यहाँ आप बताएंगे इनमें से कौन सा नहीं है। एंड्रॉयड, गैनॉयड, गैनिकॉयड, ओबस्टेट्रॉयड या फिर एंथ्रोपॉयड, बताइए। तो अगर इनमें से हम बात करें एंड्रॉयड, गैनिकॉयड और एंथ्रोपॉयड, तो ये सभी फीमेल बोनी पेल्विस के शेप होते हैं जिन्हें हम ये अलग अलग नेम देते हैं। लेकिन एवेस्ट्रॉयड की बात करें तो ये फीमेल प्यूबिस को नहीं कहते हैं, ये उसका पार्ट नहीं है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट क्या क्या हैं एक्सेप्ट, है ना। इनमें से बताना है आपको कि इनमें से कौन सा ब्रेस्ट फीडिंग का बेनिफिट्स नहीं है। तो हम सभी जानते हैं जो मदर मिल्क होता है वो काफ़ी न्यूट्रिएंट्स रिच होता है ना। कोलोस्ट्रम होता है, कोलोस्ट्रम होता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है और हमारी इम्यूनिटी को भी इंक्रीज़ करता है। और जब ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान यानी कि जब लैक्टेशनल एमनोरिया पीरियड स्टार्ट होता है तो ये प्रेगनेंसी को कंसीव होने नहीं देता है ना। कह सकते हैं कि जो LH और LH एंड FS ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को ये सप्रेस कर देता है जिससे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। सो यहाँ पर आप बताएंगे इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और इसके साथ साथ आप याद रखना जो मदर मिल्क है इसमें एंटीबॉडीज़ की अगर बात करें तो एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होती है ना। इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए प्रेजेंट होती है। इसी को हम सिक्रेटरी एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं। कोलोस्ट्रम प्रोवाइड अ हाई लेवल ऑफ इम्यून प्रोटेक्शन, सही है। लेस प्रोन फॉर जेस्टेशनल इन्फेक्शन, है ना, ये प्रेगनेंसी को कंसीव होने से रोकता है। और थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करें, इट प्रोवाइड्स एडिक्यूट आयरन फॉर प्री मेच्योर न्यूबॉर्न, गलत। अगर कोई प्री मेच्योर न्यूबॉर्न बेबी है ना, 6 मंथ या फिर कह सकते हैं 7 मंथ आफ्टर किसी न्यूबॉर्न या फिर इन्फेंट्स का बर्थ होता है तो उसमें जो आयरन की डिफिशियंसी है उसको ये मदर मिल्क फुलफ़िल नहीं कर पाता है, क्योंकि जो मदर मिल्क है उसमें आयरन बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होता है ना, बहुत लिटिल अमाउंट होता है इसका। सो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट पूछा गया है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इट प्रोवाइड्स एडिक्यूट आयरन फॉर प्री मेच्योर न्यूबॉर्न बेबी, इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस नीड्स टू बी रिप्लेस्ड ओनली आफ्टर 10 ईयर्स। अगर हम बात करें इंट्रायूटेराइन डिवाइस की तो हमने आपको बताया था ये 3 तरीके की होती हैं, है ना, जिन्हें हम कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज़ करते हैं। नॉन मेडिकेटेड, है ना, जिसमें हम लिपिस लूप वगैरह यूज़ करते हैं। और हार्मोनल इंट्रायूटेराइन डिवाइस जिसमें आपका प्रोजेस्टासर्ट ये आ जाता है और LNG-20 आ जाता है।
है ना, LNG-20C में आता है ना हार्मोनल में। और इसके बाद अगर हम बात करें कॉपर रिलीजिंग डिवाइस की, तो उसमें आपकी कॉपर टी आ जाती है। और कॉपर टी भी कई तरीके की होती हैं, कॉपर T20, कॉपर T380A और नोवा टी, है ना। तो कई तरीके की कॉपर टी होती हैं। यहाँ पर आपको क्या बताना इनमें से वो कौन सी कॉपर टी है ना, जिसको ओनली आफ्टर 10 ईयर्स रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है ना। 10 ईयर तक वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसको 10 ईयर तक आप यूज़ कर सकती हैं। कॉपर T20 प्रोजेस्टासर्ट, तो अभी हमने ये बताया ये हार्मोनल होती है। कॉपर T380A या फिर नोवा टी। चलिए आप यहाँ आंसर करने की कोशिश करें। सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज कॉपर T380A, इसको 10 ईयर्स के बाद रिप्लेस्ड किया जाता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्पर्मिया इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एब्सेंस ऑफ सीमेन, एब्सेंस ऑफ स्पर्म, या फिर प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म्स, या फिर एब्सेंस ऑफ स्पर्म मोटिलिटी। तो अगर स्पर्मिया की बात करें, स्पर्मिया, तो ये क्या होता है, कंप्लीटली लैक ऑफ सीमेन विथ इजाकुलेशन, है ना। जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के दौरान जो इजाकुलेशन होता है उसमें टोटली सीमेन अब्सेंट होता है, और ये इनफर्टिलिटी का केस है। ठीक है, जब सीमेन एकदम से लैक होता है, यानी कि जो सीमेन इजाकुलेशन होता है उसमें सीमेन नहीं प्रेजेंट होता है, तो जो स्पर्म होते हैं वो भी मूव नहीं कर पाते हैं और वो भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पर नंबर ऑफ स्पर्म भी काफ़ी कम होते हैं, तो इस सारी कंडीशन को हम अस्पर्मिया कह देते हैं। तो अब आप बताएंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एब्सेंस ऑफ सीमेन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फैक्टर इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ सक्सेसफुल स्मोकिंग सजेशन। अच्छा, सक्सेसफुल स्मोकिंग सजेशन के लिए इनमें से कौन सा फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, या कौन सा फैक्टर क्लोजली एसोसिएट है स्मोकिंग को रोकने के लिए, बताओ। इनरोलमेंट इज अ शॉर्ट टर्म सपोर्ट ग्रुप, या फिर लैक ऑफ रिलायंस ऑन निकोटीन गम एज अ सेकेंडरी इंटरवेंशन, या फिर प्रिपरेशन ऑफ अ प्लान टू डील विथ पोटेंशियल रिलैप्सेस, या फिर रिलायंस ऑन अ सिंगल इंटरवेंशन। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर हम बात करें सक्सेसफुल स्मोकिंग सेसेशन के लिए हमें एक लॉन्ग टाइम चाहिए इसके लिए, है ना। इसको कंप्लीट करने के लिए, इसके सक्सेसफुल होने के लिए एक हमें लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन चाहिए, लगभग 7 to 24 मंथ्स का प्लान चाहिए इसके लिए, है ना। अगर कोई पेशेंट 7 to 24 मंथ्स तक बिल्कुल स्मोकिंग नहीं करता है तो वो इससे स्मोकिंग से निजात पा सकता है ना। सो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ प्लान टू डील विथ पोटेंशियल रिप्लेसेस। क्लियर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, अ न्यूली मैरिड हेल्दी कपल इज आस्किंग फॉर द बेस्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एंड which one of the following methods a nurse will advise। न्यूली मैरिड कपल्स हैं, है ना, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, हेल्दी हैं, तो न्यूली मैरिड हेल्दी कपल्स हैं, वो कॉन्ट्रासेप्शन की मेथड्स जानना चाहते हैं ना, वो आपसे बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन की मेथड्स जानना चाहते हैं, तो आप उन्हें इनमें से कौन सी मेथड बताएंगी। बैरियर मेथड, रिदम मेथड,
इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस बताएंगी या फिर कॉम्बाइंड ओरल पिल्स बताएंगी? बताइए, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस बताएंगी या फिर कंबाइंड ओरल पिल्स? सो अगर यहाँ पर मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात करें तो वो क्या है, दैट इज़ दो हैं आपकी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस और कंबाइंड ओरल पिल्स, है ना। लेकिन कपल्स कैसे हैं, अभी न्यूली मैरिड हैं तो इन्फेंट या आगे चलकर चाहेंगे और बेबीज़ बनाने की, है ना, या अभी यहाँ पर आपको ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है ना। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगी कि आगे अगर उन्हें ज़रूरत पड़े, है ना, तो वो और प्रेगनेंसी नेक्स्ट टाइम कंसीव कर सकें। इसके लिए आप यहाँ पर इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस को ना सजेस्ट करके आपको क्या करेंगी, कंबाइंड ओरल पिल्स को सजेस्ट करेंगी, है ना। ओरल पिल्स लेने के लिए आप सजेस्ट करेंगी। कंबाइंड ओरल पिल्स में आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों होते हैं। जैसे अगर हम सहेली की बात करें, है ना, सहेली जो लखनऊ में CDIR ने सबसे फर्स्ट टाइम बनाया था, है ना, CDIR ने सबसे फर्स्ट टाइम बनाया था। तो ये सभी हमारी ओरल पिल्स के अंतर्गत आती हैं, ओरल पिल्स कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अंतर्गत। क्लियर? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, ऑल आर हाई रिस्क फैक्टर्स फॉर इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा एक्सेप्ट। अच्छा, इनमें से कौन सा इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का फैक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपसे एक्सेप्ट पूछा गया है। ओबेसिटी, मल्टीपैराइटी, डायबिटीज़, एक्सोजीनस एस्ट्रोजन। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ओबेसिटी की, डायबिटीज़ की या फिर एक्सोजीनस एस्ट्रोजन की, तो ये सभी इंडोमेट्रियल कैंसर को प्रमोट करते हैं, ठीक है, इंडोमेट्रियल या फिर यूट्रस कैंसर को प्रमोट करते हैं। लेकिन यहाँ पर मल्टीपैराइटी का ऐसा कोई रोल नहीं होता है यूट्राइन कैंसर में। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर द फीटल सर्कुलेशन फ्रॉम अम्बिलिकल वेन वाया। फीटल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड अम्बिलिकल कार्ड में किसके थ्रू इंटर करता है? डक्टस वेनोसस, डक्टस एट्रियोसस, इंट्राहेपेटिक वेन, या फिर नन ऑफ दिस कर लीजिए यहाँ, या फिर नन ऑफ दिस। शायद मिस हो गया है, ऑप्शन डी था। चलिए कोई बात नहीं, यहीं से आपका आंसर आने वाला है। तो फीटल सर्कुलेशन की बात करें, यानी कि फीटस का सर्कुलेशन सिस्टम जो है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब अम्बिलिकल कार्ड में इंटर करता है तो वो डक्टस वेनोसस के द्वारा होकर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फ एडिनोपैथी इज कॉज्ड बाय। अच्छा, जो एक कह सकते हैं जनरली जो लिम्फ एडिनोपैथी है, इसके होने का कारण क्या है? HSB, HZB, HAB या फिर HIB? बताइए, लिम्फ एडिनोपैथी का कारण क्या है इसमें से? तो इसका कारण क्या होता है? HIV वायरस होता है, ठीक है, HIV वायरस है जिसे हम एड्स कहते हैं। सो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस कॉज पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हिपेटाइटिस। अच्छा, हिपेटाइटिस का कौन सा वेरिएंट पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हिपेटाइटिस को कॉज करता है? तो नॉर्मली यहाँ पर आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन सा वायरस, ठीक है, पोस्ट ट्रांसफ्यूज़न। अच्छा, ट्रांसफ्यूज़न की बात करें तो अगर हम ब्लड डोनेशन की बात करें, है ना, ब्लड डोनेशन, तो अगर कोई अगर कोई हेपेटाइटिस C से इन्फेक्टेड है, ठीक है,
अगर कोई पर्सन हेपेटाइटिस सी वायरस से इन्फेक्टेड है और उसके इन्फेक्टेड ब्लड को अगर किसी आप हेल्दी पर्सनस में ट्रांसफ्यूज़ करेंगी या हेल्दी पर्सन में से देंगी तो फिर वो भी हेपेटाइटिस से इन्फेक्टेड हो जाएगा। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया था ट्रांसफ्यूजन के लिए, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेपेटाइटिस सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द यूजुअल साइट ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन a nurse will choose in a adult for जेड ट्रैक टेक्निक। जेड ट्रैक टेक्निक के लिए, ठीक है, जेड ट्रैक टेक्निक के लिए आप किसी भी एडल्ट पर्सन में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने के लिए इनमें से कौन सी साइट को चूज़ करेंगी? डेल्टॉइड साइट, रेक्टस फेमोरिस, वेंट्रोग्लूटियल या फिर वेस्टस लेटरलिस। वेस्टस लेटरलिस बताइए यहाँ पर करेक्ट क्या होगा? तो अगर हम बात करें जेड ट्रैक टेक्निक की, जेड ट्रैक टेक्निक को के लिए जो हम साइट यूज़ करते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने के लिए जो साइट यूज़ करते हैं वो साइट क्या हो सकती है? वेंट्रोग्लूटियल साइट, ठीक है, वेंट्रोग्लूटियल साइट। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वेंट्रोग्लूटियल साइट। लेकिन यहाँ पर हम डेल्टॉइड साइट को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आंसर की थी वहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिया था, ठीक है, वेंट्रोग्लूटियल, इसलिए इसी को मानेंगे। लेकिन हम जेड ट्रैक टेक्निक में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन डेल्टॉइड साइट पर भी दे सकते हैं, ये भी आपका करेक्ट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हाउ अ नर्स विल हैव टू कलेक्ट यूरिन सैंपल फॉर कल्चर फ्रॉम यूरिनरी कलेक्टिंग सिस्टम। अच्छा, जब आप यूरिन सैंपल कलेक्ट करेंगी है ना कल्चर के लिए, अगर आप यूरिन सैंपल कलेक्ट करेंगी यूरिनरी कलेक्टिंग सिस्टम से तो आप क्या करेंगी इसमें? देखिए, विथ निडल एस्पायरेशन कलेक्ट करेंगी या फिर इम्पटी यूरिन फ्रॉम बैग या फिर कलेक्ट फ्रॉम कैथेटर या फिर डिसकनेक्ट बैग एंड कलेक्ट। क्या करेंगी? इम्पटी यूरिन बैग, इम्पटी यूरिन फ्रॉम बैग बिल्कुल गलत है ना, जब बैग ही इम्पटी यहाँ से नहीं करते। कलेक्ट फ्रॉम कैथेटर ये भी नहीं। डिसकनेक्ट बैग एंड कलेक्ट, बैग को डिसकनेक्ट करने के बाद कलेक्ट करते हैं, नहीं। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, विथ निडल एस्पायरेशन, ठीक है, निडल एस्पायरेशन की हेल्प से कलेक्ट कर लेंगे। क्लियर? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सो डियर एस्पायरेंट्स, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम चाहें तो एक ही क्लास में पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है, तो हम चाहते हैं कि 40 to 45 मिनट्स में आप अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कर लें और साथ साथ कॉन्सेप्ट भी समझ लें। इसलिए वीडियो काफ़ी लॉन्ग ना हो, इसलिए हमने क्वेश्चन 75 तक करवाया है। अभी हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। देखिए, शाम वाली क्लास में कर लेंगे जो आपकी 4 PM पर होगी, ओके। इसके बाद हमारे पास कई सारे अलग अलग एक कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उन्हें हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो वो क्वेश्चंस हम आपको एज इट इज़ वहीं से कराएंगे जहाँ पर हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दिया रहेगा, जिससे आप एक्सप्लेनेशन को आराम से पढ़कर बहुत अच्छे से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पाएँ, ठीक है। तो हम लोग उस फॉर्म में नेक्स्ट बार क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप इन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।